अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 10 जून 2022 सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। जुमे का दिन है और बहुत चीज़ें तेज़ी से आगे जा रही हैं और एक ख़बर मैं आपको आगे देता चलूँ। ये हुकूमत चलने वाली तो नहीं है। मैंने आपको पहले कह दिया था बजट ये पास करने जाएगी। बजट ये लॉलीपॉप होगा कौम के लिए, जो हालात और वाक़यात को देख के सिर्फ वक्ती तौर पर कुछ चीज़ों को सामने रखते ये आगे लेकर जाएंगे, लेकिन ये बजट आपके मकासद पूरा नहीं कर सकेगा। इस मुल्क को जिस तरह अंधेरों में ये लोग ले गए हैं 2 महीनों के अंदर अंदर, और इस मुल्क के साथ जो ज़्यादती की है ऑपरेशन रजीम चेंज ने, वो किसी न किसी दिन कटहरे में ज़रूर होंगे। याद रखिएगा, कब आते हैं किस वक्त आते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन कौम भूलेगी नहीं ऐसे लोगों को जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये जुल्म किया है, जो इस मुल्क को कहाँ तक लेकर चले गए हैं। ऑपरेशन रजीम चेंज या साइफर वाला मामला बहुत ख़तरनाक है और हम समझी बैठे हैं कि ये दोस्त हैं, ये दोस्त कभी नहीं हो सकते। याद रखिएगा, ये कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं फिर दोहरा रहा हूँ बात को, और आप तक बातें सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हालात और वाक़यात किस तरफ लेके चलते हैं। पहले ज़रा मैं एक बड़ा है मैं बेसूद जो इश्तिहारात है मंजूर नज़र टीवी चैनल अखबारात का जारी करने का जो मामला है, उस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जस्टिस अतर मिल्ला ने, और शहबाज शरीफ की जानब से अवामी फ़ंड के गलत इस्तेमाल के हवाले से सवालात उठाए हैं, जो कि अखबारात में शाये होने वाले इश्तिहारात या शख्सियात या सियासी पार्टी मफाद का सवाल उठाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस पटिशन पर नोटिस जारी करें, और मंजूर नज़र टीवी चैनल और अखबारात को ये जारी करने का मामला था, जिसमें हेल्थ कार्ड पर पार्टी परचम लगाने के मामले वाले केस के साथ मुंसलिक कर दिया। इमरान खान साहब को भी इस पॉलिसी पे चलना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है, जेब से जा रहे हैं पैसे और ना पैसे देने की वजह से क्या भुगत रहे हैं। आप देखें तमाम मीडिया चैनल जो हैं वो ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और गलत पॉलिसियाँ चला रहे हैं मौजूदा हुकूमत की। आप देख लें, आप बताएं या बात गलत कह रहा हूँ। ये सारा कुछ आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के साथ। आपको अंदाज़ा होना चाहिए इस बात को सामने रखते हुए क्या ज़्यादती हो रही है इस मुल्क के साथ, वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन तारीख़ ये सारा मामला अब तक ले आएगी। इदारों के ख़िलाफ़ फर्जा सराई का ईमान नज़ारी के ख़िलाफ़ मुकदमे का मामला है। 20 जून तक ज़मानत में तौसीक़ कर दी और आखिरी ऑर्डर देखा आपने। इसके बाद क्या रह जाता है, अदालत का वकील से इस्तिग़फ़ार। दरख्वास्त ने कहा है कि पुलिस को गुमराह किया गया, ने कहा कि वालदा को उठाया गया, जो कहा गया बेदहानी में किया गया। हमें आज सुबह जवाब मिला, पढ़ने के लिए वक्त दिया जाए। क्या आप इस अदालत के फ़ैसले पर सवाल उठाना चाह रहे हैं? अदालत का वकील पर बरहमी का इज़हार। और ये बहरहाल ये चीज़ें अब सारी सामने आ रही हैं। मरीम नवाज़ का आज के कल केस था एवन फील्ड के हवाले से, और कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को बेवकूफ़ बनाएं। पहले ज़रा उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा, उसके बाद मैं एक डिमांड करने जा रहा हूँ, देखिएगा। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं फिर भी इन्होंने जो भी मेरे साथ किया, जिस तरह का भी सलूक किया, मैं फिर भी किसी इंतकाम में बिलीव नहीं करती। और मैं नहीं चाहूँगी कि चाहे वो कोई मर्द हो या औरत हो। शीरी मज़ारी साहब को तो ख़वातीन ने अरेस्ट किया है ना। मुझे दोनों दफ़ा जब अरेस्ट किया था तो किसी खातून ने अरेस्ट नहीं किया, लिटरली मुझे मर्दों ने अरेस्ट किया। और ये भी मैं बता दूं कि ये कहानियां मैं कभी कौम के सामने ज़रूर लाऊंगी कि नैब में मेरे साथ इन्होंने क्या सलूक किया, कहाँ इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे, क्या क्या ये करते थे। रात को 12 बजे ये मेरे कमरे पे मर्द जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो धावा बोलते थे और मेरी वीडियोस बनाते थे। इनके पास वो वीडियोस मौजूद हैं। और एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा, जब ये 12 बजे मेरे कमरे में रेड के लिए आए, तो खिड़की से मैंने देखा कि उस वक्त के लाहौर के जो डीजी नैब थे वो बाहर अंधेरे में छुप के खड़े थे।
और उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को भेजा रात को 12 बजे मेरे कमरे पे रेड करने के लिए। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर मैंने ज़बान खोली कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया तो बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन वो बात जब मैं करूंगी कभी बेहतर वक्त आया, और वो इसलिए नहीं करूंगी कि वो मेरे साथ गुजरा, इसलिए करूंगी कि मैं कौम के सामने ये रखूं कि ये किस किस्म के, किस कमाश के लोग थे। अब मरीम नवाज ने जो बात की है, इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ, हमारे यहाँ किसी औरत के साथ इस तरह इजाज़त नहीं दी जा सकती। औरत को गिरफ़्तार अगर करना है तो खातून लेडी पुलिस ऑफिसर्स ने करना है। अब मरीम नवाज़ के साथ अगर किसी मर्दों ने यह ज़्यादती की है और इस तरह उन्होंने गिरफ़्तारी की है तो इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो जो लोग इसमें कसूरवार उनको कटारे में लाना चाहिए, जो भी हैं। आज तो गवर्नमेंट इनकी है, राना सनाउल्लाह के साहब को चाहिए इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करें इसकी। मैं डिमांड कर रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि सामने लाएँ ताकि चेहरे सामने आ सके, फ़ायदे कौन देता रहा है, किस तरह मिलते रहे, ज़रा हमें भी पता चल जाए ना। वहाँ जब जेल के अंदर रहे हैं, मोबाइल की फैसिलिटीज़ रहीं, मोबाइल बरामद हुए, मोबाइल में से क्या क्या डाटा था, किस किस ने इसको फ़ायदा दे दिया। आखिर अंदर मोबाइल भी दिया गया ना मरीम नवाज़ को, ये किसने दिया ये सारा कुछ नैब के अंदर, ये तहकीकात भी साथ होनी चाहिए। और गिरफ्तारी वाला मामला बड़ा सीरियस और संगीन नौयत का है। मैं चाहता हूँ उसके मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाया जाए। चलें आगे चलते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस आमिर फारूक और मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है ना एवनफील्ड केस के हवाले से केस की समाअत शुरू की, और वहाँ जो भी सामने आया है वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक मामला है कि वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, वो बड़ा अहम इशू है। और क्रिमिनल अपील नंबर 122/2018 है और 123 भी है, ये दोनों मुकर्रर हैं। वो अफान कादर आके वही सियासी बातें बड़े अरसे से चल रहा है, और अदालत नैब और अमजद परवेज़ को सुनकर फ़ैसला दे देंगे। नैब ने इंटरम रेफरेंस सबसे पहले फ़ाइल की, अमजद परवेज़ ने बताया। एवनफील्ड में नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन साहब का मैं कैप्टन का भूल जाता हूँ, सफदर अवान का क्या रोल है। वॉल्यूम 10 आपको दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का रिमार्क्स है, जब वॉल्यूम 10 आपको मिला ही नहीं है, फ़ौरन ऑफिस को GIT ने बाईपास किया। मुझे अदालत सुन चुकी है, मज़ीद गुज़ारिशात तहरीरी तौर पर जमा करवा रहा हूँ। और इंसाफ तो होगा मगर इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। और वो अमजद परवेज़ ने कहा जी चार्ट फैक्ट्स हैं, GIT वॉल्यूम की सदा मुस्तरद कर देगी। इधर उधर की कहानी है, आज तक इनके पास नहीं है वो सारे डाटा और डिटेलें नहीं हैं। आपको याद है, यहाँ मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, क्या कहती थी मेरी सेंट्रल लंदन, क्या पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा सुन लीजिए आप, साथ साथ वो भी सुन लीजिएगा। हसन क्या कहता था, हुसैन क्या कहता था, और नवाज शरीफ क्या कहते थे, जरा सुन लीजिएगा। ये यादाश्त आपकी रिफ़्रेश करने के हवाले से ही है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे various Swiss and offshore companies. Well, these are things which comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm renting on a rent basis, which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from The Pakistan? money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not being built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live ask there. you. It doesn't matter. Don't I'm you not know earning. who I'm it's not earning. rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for
my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by two offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? I've got nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जनाब स्पीकर, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। और वॉल्यूम 10 जो है वो MLA's रिक्वेस्ट से मुतालिक था। हमें मालूम होना चाहिए कि ख़त में क्या मालूमात मांगी गई हैं। जो चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं है आप क्यों दलाइल दे रहे हैं? अदालत को बताना है कि केस दायर फर्द जुर्माने से पहले लेकर जजमेंट तक क्या हुआ। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के सिवा दीगर MLA's की कापीज़ फराहम की। जितनी दीगर रिक्वेस्ट की गई वो फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए की गई। नहीं मालूम कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड वाले मामले में फ़ॉरेन ऑफिस को क्यों नज़रअंदाज किया गया। और यहाँ जो बातें मरीम नवाज़ को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में नहीं कहा कि वो वालिद के ज़ेर कफ़ालत हैं, इस केस में नैब ने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की या सिर्फ वन साइड की। यार क्यों भूल जाते हैं आप लोग, क्यों गुमराह कर रहे हैं अदालत को? 126 दिन पनामा की केस की हियरिंग हुई, फिर GIT बनी, 60 दिन हो, फिर 5 दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होंगी, फिर नैब की इंक्वायरी हुई, नैब की इन्वेस्टिगेशन हुई, नैब का ट्रायल चला। क्यों झूठ बोल रहे हैं? आज जाके आज तक कौम को बता सके वो पैसा कहाँ से लिया आपने, कैसे परचेज की? आपको है ही कुछ नहीं है, है ही कुछ नहीं है। 31 मई 2017 को एक MLA भिजवाई गई जिसके बारे में खबर आई कि रिक्वेस्ट मुस्तरद कर दी गई। आपको कैसे मालूम हुआ कि रिक्वेस्ट मुस्तरद कर दी गई? अब ये जस्टिस मोहतरम ने वाजिद ज़िया ने जरा में इस बात को माना, मगर वो बात को गुमराह फिरा कर करते रहे। आप झूठ बोलते रहे, अंदर मिले हुए थे आप लोग। और यहाँ जो है ना, अगर मज़की मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ शहादत आ भी जाए तो देखना है कि क्या शरीक मुल्ज़िम ने आने से जुर्म की है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नैब ऑर्डीनेंस में तरमीम के बाद इसलाह गुज़श्ता तरीक़ों से नहीं होगा। बाहमी कानूनी मामलत के लिए दीगर ममालिक को खतूत लिखेगा। ये बातें सारी इधर उधर की होती रही हैं, सारा आप समझ सकते हैं। कहने को कुछ नहीं है, केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और इस केस की जो समाअत है ना वो मुलतवी कर दी है अदालत ने 16 जून तक। एक जो बात रह गई थी वो ज़रूरी है आप तक बताना, मैं वो लाजमी है। वो अपने ना सोशल एक्टिविस्ट के हवाले से मामला है। मरियम मलिक की FI के ख़िलाफ़ नोटिस का दरख्वास्त व समाअत हरासा करने से 24 जून तक रोक दिया। मरियम मलिक की मुतनाज़ा ट्वीट्स FIA के जानब से अदालत के सामने पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरियम मलिक को FIA के सामने होकर बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत। अपने मफरूज़ों पर नज़रसानी करेंगे, FIA के पास आइन पढ़ कर जाएँ। और क्या ये आपकी ट्वीट है जस्टिस अतुल्ला का मरियम मलिक से? मुझे मालूम नहीं FIA को मेरी किस ट्वीट पर एतराज़ है। आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ वो आइन के मुताबिक। आपको पता है कि आइन क्या है, रियासत आइन पर चलती है। अगर कोई चीज़ पार्लियामेंट में हो तो आप कैसे एतराज़ कर सकते हैं? यहाँ पर आइन की तो किसी को परवाह ही नहीं है। मरियम मलिक ने अपने ट्वीट में पूरी कौम के इदारों के ख़िलाफ़ खड़ा होने का कहा और सोसाइटी में इंतशार पैदा करने की कोशिश की। एडिशनल डायरेक्टर FIA कहते हैं इदारे असल में आवाम की वजह से, आवाम को कुछ लोग ना समझी पे ये कर देते हैं। वो ना समझें जिन्हें आइन का नहीं पता, आप उसे जुर्म बना दें और FIA के पीछे पड़ जाते हैं। रियासत के बहुत से और काम हैं, ये इदारे इन ट्वीट्स के ऊपर हैं। किसी की ट्वीट्स या कहने पर बगावत नहीं होती, वो इस मुल्क की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आपको अब पाकिस्तानी आर्मी में फ़ख्र होना चाहिए जो जानों के नजराने पेश करती है। क्या इस इदारे को किसी के कुछ कहने से फ़र्क पड़ता है? सोशल मीडिया बहुत सारा झूठ होता है। हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा गया कि फ़्लैट लिया है, हो सकता है मेरे बारे में कुछ लिखा हो, मेरे बारे में कितनी तनकीद हो रही है, तो क्या ये मेरी ज़्यादा मुतासर कर सकता है? या तो एक ट्वीट हो या उसके ट्विटर अकाउंट से मुस्तकिल इस तरह की ट्वीट्स हो रही हों। लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि पता नहीं फ़्लैट दिलवा दिए मरीम बीबी ने, ये क्या हुआ? रियासती इदारे अपना अमल और किरदार अपने इज़्ज़त वक़ार बनाते हैं। ट्वीट और इदारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर जितना झूठ है आप सबके पीछे पड़ जाते हैं। अगर मेरे बारे में कुछ लिखे तो मैं खौफज़दा नहीं होता। इस तरह बेतहाशा लोग ट्वीट करते हैं।
अभी तो हमने एक नोटिस भेजा है, या अगर अपना बयान रिकॉर्ड करा दें। 24 जून तक केस की समाअत मुलतवी हो गई। प्रोग्राम का ख़त्म करने से कबल बताता चलूँ कि मकसूद चपड़ासी की मौत भी ना सिर्फ मशकूक हो गई है, बल्कि बहुत से हक़ाइक़ आपके सामने आएगी। मेडिकल की रिपोर्ट में जो आया, जो असद खर ने ट्वीट किया, वो आप पढ़ लें, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या कुछ। और मनी ट्रांजैक्शन कितनी थी, अगर ये तस्वीर उसकी है तो आप उसकी कम पुरसी की हालत देख सकते हैं कि जो अरबों के ट्रांजैक्शन करने वाला, और उसकी हालत क्या थी। यानी इन लोगों के साथ जो चल के तबाही की है कुछ लोगों ने, ये बेचारा पता नहीं अपने घर वालों से कब मिला है कब नहीं मिला, ये उसके घर वाले ही बता सकते हैं। रब पाक ऐसे जुल्म से सबको बचाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।